Hello everyone, so welcome you all on the YouTube channel of Success Tree Punjab. I am Naina and welcome you all. So जैसा कि आप सभी को पता है हमारी PA स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक सीरीज़ चल रही है, तो आज हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करनी है और एक्सप्लेनेशन पार्ट जो रहता है उसको ध्यान से सुनना है, राइट? तो चलिए फिर आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसकी शुरुआत करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड। आप सभी को पता होगा जो हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है, हमारी इनेमल, राइट? सबको पता है ये टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो इस पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो टूथ इनेमल है वो किस कैल्शियम कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इसको पहले ध्यान से ऑप्शंस देखो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम फॉस्फेट। सो जल्दी से सोचने की कोशिश करें और आंसर देने की कोशिश करें। ओके, होपफुली अब तक आपने सोच लिया होगा कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कैल्शियम फॉस्फेट, उससे बना होता है जो आपकी टूथ इनेमल होती है, राइट? देखिए, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, तो आंसर होगा आपका टूथ इनेमल। और जो टूथ इनेमल है वो बनता किससे है? कैल्शियम फॉस्फेट से, राइट? इट इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोक्सी पाइलेट ए क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। इनमें से लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से रीड करना है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन लीवर के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता है। जी, नॉट करेक्ट पूछा है। अगर आपने थोड़ा सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये फोर्थ ऑप्शन देख के लग रहा होगा दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन, ये परफॉर्म किया जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म करता है तो यूरिया के द्वारा ये फंक्शन, लीवर के द्वारा ये फंक्शन नहीं परफॉर्म किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? आपके लीवर के द्वारा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये परफॉर्म किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है? जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसमें से जो वाटर है वो सोक कर लिया जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन्स के द्वारा। चलिए, होपफुली क्लियर हो गया होगा पिछला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज बाइल स्टोर्ड। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखें। पूछा है जो बाइल जूस होता है, ठीक है, कहाँ से सिक्रीट होता है, बट स्टोर कहाँ पे होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना है कि पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना है, ठीक है? तो पूछा है वेयर इज बाइल स्टोर्ड, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या स्प्लीन। जी, सोचें और आंसर देने की कोशिश करें। ऑलराइट, होपफुली अब तक आपने सोच लिया होगा आंसर, ठीक है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गॉल ब्लैडर। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही ये गया था कि जो बाइल जूस है वो स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है? देखिए, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, लीवर में प्रोड्यूस होता है, बट स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो है वो सिक्रीट किया जाता है आपके लीवर के द्वारा, लेकिन स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर के द्वारा। एंड
Upon eating, the gallbladder contracts and release bile into small intestine to aid in fat digestion. और जैसे ही आपने देखा होगा डाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट होता है तो गॉल ब्लैडर से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उससे बाइल जूस सिक्रीट होता है, और यही बाइल जूस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या परफॉर्म करेगा? फैट की डाइजेशन में हेल्प करने में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपने अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ढंग से तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, राइट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि जो बाइल जूस है वो सिक्रीट कहाँ से होता है? हमारे लीवर से, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर में। और उसके बाद कहाँ जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जो आपका फैट होता है उसको एमल्सिफाई करने में, ठीक है, या फैट को डाइजेस्ट करने में ये मेजर रोल प्ले करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय सॉइल टू प्लांट। कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो सॉइल के द्वारा प्लांट में सप्लाई किया जाता है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक या फिर नाइट्रोजन। देखिए, आप सभी ने पढ़ा है अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मींस जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, मैक्रो ज्यादा क्वांटिटी में और माइक्रो कम क्वांटिटी में। तो बताएं जरा इनमें से आपको माइक्रो कौन सा लग रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? ओके, होपफुली अब तक आपने सभी ने सोच लिया होगा आंसर कि आंसर क्या रहने वाला है। देखिए क्या आंसर होगा आपका? जिंक। ठीक है, जिंक, क्योंकि बाकी ये नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस ये आते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेफर्ड टू एज। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन एटमॉस्फेयर with the help of certain microorganisms referred to as। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स या नन ऑफ द अबव। जी, ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर क्या होना था आपका? डिकम्पोजर्स। ठीक है, जितना भी डेड डिके एनिमल्स होते हैं, कुछ भी वेस्ट होता है तो उसको पूरी तरह से रिसाइकल बोल लो या फिर डिकम्पोजिशन किसके द्वारा की जाती है? उसकी डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ओके, कंज्यूमर्स मीन्स जो कंज्यूम करते हैं, और डिकम्पोजर्स मीन्स जो डेड डिके प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको उस पर जो फीड करते हैं, ओके, उसमें मेजर रोल रहता है आपका डिकम्पोजर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज। जी, प्लांट जाइलम में, यानी कि जाइलम में, जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, सबको पता है, उनमें से इकलौता लिविंग टिश्यू कौन सा है? क्योंकि एक तो लिविंग है, बाकी 3 उसके नॉन लिविंग टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो सोचिए आंसर क्या होगा? ट्रैकिया होगा, जाइलम फाइबर होगा, जाइलम पैरेन्काइमा या फिर ट्रैकीड्स। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। ओके, होपफुली अब तक सोच लिया होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर विल बी योर जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा में जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं। और पैरेन्काइमा जहां भी आ गया, मैंने कहा है इसका मेजर फंक्शन और मेजर रोल रहता है स्टोरेज से एसोसिएटेड, राइट। देखिए, और मैं आपको थोड़ा सा प्लांट टिश्यूज के बारे में एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ। ठीक है, प्लांट टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं आपके सिंपल परमानेंट, ओके, और एक होते थे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, एक है आपके सिंपल परमानेंट और एक है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगर इससे भी ब्रॉडर बताऊं तो प्लांट टिश्यूज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज और एक होते हैं आपके मैरिस्मेटिक। ठीक है, परमानेंट यानी कि जो सेल डिवीजन नहीं कर सकते फर्दर, मैरिस्मेटिक
मैरिस्मैटिक जो कि सेल डिवीजन कर सकते हैं। अब जो मैरिस्मैटिक है ये 3 तरह के होते हैं। एक थे आपके एपिकल, ठीक है, एपिकल जो कि इलोंगेशन रूट शूट की उसमें हेल्प करते हैं। एक थे आपके लेटरल, और तीसरे आते हैं आपके इंटरकैलरी, ठीक है, इंटरकैलरी मैरिस्मैटिक टिश्यूज, ठीक है। लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल ये आते हैं आपकी मैरिस्मैटिक में। ये सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन पॉसिबल है इस केस में। अब जो परमानेंट थे वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल परमानेंट, एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो जो आपके जाइलम और फ्लोइम है, ठीक है, जाइलम और फ्लोइम है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट की कैटेगरी में, ठीक है। और इनके आगे कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? 4 4। जाइलम के भी 4 और फ्लोइम के भी 4, ठीक है। जाइलम में जो इकलौता लिविंग टिश्यू से मिलके बना होता है वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोइम में सिर्फ एक डेड सेल से मिलके बना होता है वो होता है फ्लोइम फाइबर, बाकी लिविंग टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अगर मैं सिंपल परमानेंट की बात करूं तो इसमें हम पढ़ते हैं, पीसीएस से आपने याद रखना है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और सेक्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बहुत बार करवाया हुआ है कॉन्सेप्ट, होपफुली आपको याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। इनमें से ऐसा कौन सा डिजीज है जो पॉल्यूटेड, गंदे पानी से एसोसिएटेड नहीं है? डायसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस? जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करने की कोशिश करें। ऑलराइट, होपफुली अब तक आपने सोच लिया होगा आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। बाकी ये जो पहले 3 हैं ये कैसे हैं? आपके वाटर बॉर्न डिजीज हैं, ठीक है, मतलब पॉल्यूटेड वाटर से कॉज होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है उससे ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। और ये कैसा होता है? एयरबॉर्न, ठीक है, एयरबॉर्न पार्टिकल्स, मतलब किसी इम्पैक्ट, कोई किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, अगर आप उससे बात कर रहे हो तो उसमें जो टीबी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एयर के थ्रू आपके बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं और आप भी टीबी से अफेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। जी, स्मॉल पॉक्स किसके थ्रू होता है? रूबेला वायरस के थ्रू, वायरियोला वायरस, वेरिसेला या माइक्सो वायरस के थ्रू? चलिए इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑलराइट, होपफुली सोच लिया होगा। तो आंसर सिंपल सा था, वेरियोला वायरस के थ्रू आपका स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखना है। और जो रूबेला वायरस है ये कॉज करता है आपका मीजल्स, ठीक है, मीजल जो होता है वो होता है रूबेला वायरस से, ठीक है। और चिकन पॉक्स किसके थ्रू होता है? ये वेरिसेलिया जोस्टर वायरस से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस का कैरियर कौन सा मॉस्किटो है? क्यूलेक्स, एडीज, एनोफ्लीज या क्यूलिस्टा? बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। पहले सोचें फिर आंसर करें। ऑलराइट, देखिए एडीज स्पीशीज जो है मॉस्किटो की वो कैरियर है किसकी? जीका वायरस की। एडीज मॉस्किटो प्राइमरली एडीज इजिप्टी, ठीक है, इट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द जीका वायरस एज वेल एज द डिजीजेस लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया। यानी कि जो आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका वायरस हो गया, उसका जो कैरियर है वो किस तरह की मॉस्किटो की स्पीशीज है? एडीज, स्पेशली एडीज इजिप्टी, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड इज। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड से हमने क्या कर दिया है? इरेडिकेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, अकॉर्डिंग टू WHO।
अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही इस तरह की डेटा वगैरह, सर्वे वगैरह रिलीज करता है। चलिए बताएं जरा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आंसर विल बी योर स्मॉल पॉक्स। Smallpox is the only human disease to have been officially eradicated globally as declared by WHO in 1980. This was achieved through a successful worldwide vaccination campaign. ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या रहेगा आपका स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन नेक। जी, इनमें से ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी पोजीशन कहाँ पे है, नेक के पास। ठीक है, पेनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रेनल। जी बताएं मुझे आंसर। पहले तो यहाँ पे जो टर्म लिखी है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, पहले तो पता होना चाहिए। ग्लैंड्स जो है, ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती है एंडो और एक होती है एक्सो। ठीक है, तो फर्क क्या है पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखिए जो आपकी इसमें पूछा गया है आपसे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। देखिए जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या सिक्रीट करती हैं, हॉर्मोन्स। और कहाँ पे, डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये होती हैं डक्टलेस होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही सिक्रीट करती हैं हार्मोन, किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो ये होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर बात करूं एक्सोक्राइन की तो वो क्या सिक्रीट करती हैं, आपकी एंजाइम्स, लिप जूसेस। ठीक है, और वो क्या करती हैं, डक्ट के साथ होती हैं। ओके, और वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं सप्लाई करती हैं, ये भी याद रखना है। चलिए, इसका आंसर होपफुली सबने सोच लिया था। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी होगी, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप की तरह होती है। ठीक है, एंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक जस्ट बिलो द एडम एप्पल। एडम एप्पल के जस्ट बिलो आपको देखने को मिलेगी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि है हमारी थायराइड। ठीक है, और इसकी कैसी शेप होती है, बटरफ्लाई शेप होती है। ओके, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी गई है और इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो शेप होती है, जो पी होता है ना मटर का दाना, ठीक है, उतनी ही होती है, छोटी सी साइज होता है इसका। बताएं जरा आंसर कि ऐसी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या होगा, एड्रेनल, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर पेनक्रियास। ऑलराइट, देखिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अब आंसर करें, अब आंसर बताएं। मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, अब आंसर क्या होगा, कौन सी होती है आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। The pituitary gland is a pea-sized structure, making it the smallest endocrine gland in human body. Despite its small size, it is crucial as it control many other endocrine glands. और जो आपकी endocrine gland है, ये जो pituitary gland है, ये क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या सिक्रीट करती है आपकी, ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, और इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। जिनकी हाइट कम रह जाती है ना, कम रह जाती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो हाइट है वो कम ही रह जाती है। ओके, तो प्लीज इस बातों का ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक। ऑलराइट, और विटामिन देखिए, स्कर्वी इज द डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, अनीमिया, गम डिजीज एंड स्किन हेमोफरेज। इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन डी का दूसरा नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वैसे तो कैल्सिफेरॉल है, बट स्टिल आपने भी राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, होपफुली अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो देखियो सिंपल सा क्वेश्चन था, विटामिन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन डी आंसर होना था, या सॉरी, विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है आपको? रिकेटस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कैसा डिसऑर्डर होता है आपको? बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। ठीक है, वीक हो जाती हैं हमारी बोन्स। और विटामिन डी को हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में भी। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज। ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? जी बताएं जरा, सिंपल क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को और दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल क्वेश्चन था, ल्यूकेमेनिया। ठीक है, ल्यूकेमेनिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लो। इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू ऑफ द बोन मैरो। अब ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं, याद रखना है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 100 से लेके 120 डेज के बीच में। ओके, ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर को ल्यूकेमेनिया। अनीमिया तो आपको पता ही है, जब डेफिशिएंसी हो जाए रेड ब्लड सेल्स की या फिर आयरन की, तो क्या होता है आपको? अनीमिया। ठीक है, और पॉलीसिथाइमिया क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ रेड ब्लड सेल। और ल्यूकोपेनिया इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल डिफरेंट है। चलो होपफुली ये समझ आ गया होगा टर्म्स आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, आपको मैच करना है कि कौन से करेक्टली मैच है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और डीजल इंजन, सोलर सेल। जी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने बताना है कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ऑलराइट, होपफुली अब तक आपने सोच लिया होगा अच्छे से। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली और दूसरी बिल्कुल करेक्ट है। डीजल इंजन की गलत है। ठीक है, क्योंकि लाइट टू इलेक्ट्रिक नहीं होता है, लाइट का तो कोई रोल ही नहीं है। सोलर सेल में मैकेनिकल का कोई रोल नहीं है, केमिकल। ठीक है, केमिकल कुछ नहीं होता है, सोलर होना चाहिए था उधर। ठीक है, डीजल में क्या होना चाहिए था? केमिकल एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और सोलर में लाइट एनर्जी चेंज होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है, विच मेटल इज जनरली यूज्ड फॉर कोटिंग ब्रेस यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन। कॉपर कंटेमिनेशन से बचाने के लिए जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें किस मेटल की कोटिंग की गई होती है? टिन की, जिंक की, एल्यूमिनियम की या फिर लेड की? जी इसका आंसर बताएं, क्या लगता है आपको? कॉपर कंटेमिनेशन से बचाने के लिए किस मेटल की कोटिंग की जाती है बर्तनों के ऊपर? किसकी की जाती है? टिन की। ठीक है, देखिए ब्रास क्या है? इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक।
कॉपर कैन रिएक्ट विद एसिडिक फूड एंड फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड। कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है एसिडिक फूड से और कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक टिन की, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, corrosion रेजिस्टेंट है एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फूड। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है टिनिंग, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है टिनिंग, यानी कि कॉपर या फिर ब्रास के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर अगर हम टीन की एक पर्टिकुलर लेयर चढ़ा दें तो उसको बोलते हैं टिनिंग, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, ताकि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ना बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following gases is released mostly from landfills in urban areas? आजकल आपने सॉलिड वेस्ट के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है, और बहुत से मिशंस भी आ रहे हैं तो उनके बारे में भी पढ़ा होगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो लैंडफिल्स होती हैं उनमें से कौन सी गैस रिलीज होती रहती है मोस्टली। सिंपल था, कौन सी, मीथेन CH4, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, मार्श गैस से। क्यों, क्योंकि ये मार्शी लैंड में पाई जाती है मोस्टली, मार्शी लैंड्स जो कि कौन क्या होते हैं, हमारे वेटलैंड्स, ओके। और जितने भी पैडी फील्ड हो गए, पैडी फील्ड्स, एग्रीकल्चर एरिया, वहां पे आपको कौन सी गैस देखने को मिलती है, CH4, मीथेन, ठीक है, और इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। मीथेन क्या है आपकी, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा and hence it contain a system of lens, the eye lens form, ओके, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारी आंखें है ना वो एक ह्यूमन लेंस की तरह काम करती, कैमरा लेंस की तरह काम करती है, तो किस तरह की इमेज बनाती है हमारी आंखें, जरा पढ़ो ऑप्शन और आंसर देने की कोशिश करो। देखो मैंने पहले भी आपको बताया है जो हमारी ह्यूमन आईज हैं, ह्यूमन आईज हैं उनमें पाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। किस तरह का लेंस होता है, ये इस तरह का लेंस होता है, ठीक है, याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो आईज हैं इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे, रेटिना पे इमेज बनती है। किस तरह की इमेज बनती है, रियल प्लस इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है, ठीक है, और कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। तो बना लो अब आंसर क्या होगा, यहाँ पे वर्चुअल लिखा है तो गलत हो जाएगा, अपराइट स्ट्रेट गलत हो जाएगा, यहाँ पे आयरिश लिखा है तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब भूलना नहीं है प्लीज इन चीजों को। तो क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following, which one among the following is an example of your chemical change, ओके, इनमें से कहाँ आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, देखो आइस मेल्ट हो रही है तो ये तो आपका फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, फिजिकल चेंज। फ्राइंग ऑफ एन एग, एग बन रहा है, ठीक है, अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो केमिकल चेंज है। और अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल टू अ मैग्नेट, ये भी फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। द फ्राइंग ऑफ एन एग क्या है, ये आपका एक केमिकल चेंज है। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो केमिकल चेंज में क्या होता है और फिजिकल चेंज में क्या होता है। इसमें हमेशा बनता है न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बोल लो या कंपाउंड, ठीक है, इसमें बनता है न्यू। इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें
ओनली स्टेट चेंज, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होता है, ठीक है। साइज भी चेंज हो सकता है, साइज शेप भी चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये चीजें तो चेंज होती ही होती हैं, लेकिन न्यू प्रोडक्ट भी बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, और ये होता है हमारा इररिवर्सिबल इन नेचर, इररिवर्सिबल, और ये होता है रिवर्सिबल, ठीक है, ये होता है रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर आपने एग से वो कर लिया, वो बना लिया, ऑमलेट बना लिया, तो अब उस ऑमलेट से दोबारा वो एग नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो किसका प्रोसेस का नाम है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। तो देखो, लैक्टोज के आगे दिया है सावर मिल्क, नहीं, जो लैक्टोज है ये एक तरह की शुगर होती है, ठीक है, शुगर है जो कि पाई जाती है आपकी मिल्क में। सावर मिल्क तो सिट्रिक एसिड होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, फॉर्मिक एसिड रेड आंट, और टार्टरिक एसिड ग्रेप्स जूस, और टैमरिड इमली में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, होपफुली आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे और आपने प्रॉपरली उनको आंसर भी किया होगा, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है हमारा जो PS टेट का बैच है आपको ऑफलाइन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ऑनलाइन बैच है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हो गई हैं, कंप्लीट हो चुका है ये बैच। अगर आपको चाहिए हो या आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, रिवीजन करना है, या फिर ज़ीरो से शुरुआत करनी है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके, ठीक है। बाकी की डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएंगी। Alright, so thank you very much everyone. Hopefully you like the session. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. और आप सभी ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो कितनी हद तक हो रही हैं, या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो या किसी और सब्जेक्ट में इशू आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।